के बाद भी नहीं समझ में आती कोई बात। चलिए, कैन बी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। ध्यान दीजिएगा, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा होता है या लोकतांत्रिक है? इंडिया में जो इलेक्शन होता है ये डेमोक्रेटिक है कि नहीं है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। कह रहा है इन क्वेश्चन को समझने के लिए, इसके आंसर को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. कह रहा है कि यहाँ 5 साल का टर्म है, 5 साल के लिए एक सरकार चुनी जाती है, इलेक्शंस होता है और 5 साल बाद पुनः इलेक्शन होता है। उसमें जो पार्टीज विन करती है, मेजॉरिटी में होती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। द सेम टाइम द इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जैसे स्टेट में है तो पूरे स्टेट में लगभग एक ही समय इलेक्शन होता है। ये है कि डेटेज अलग अलग होती हैं। जैसे यूपी बड़ा स्टेट है तो करीब यहाँ 9, 10, 7, 8 चरणों में इलेक्शन होता है। लोकसभा पूरे देश में एक साथ होते हैं और उसमें भी स्टेप वाइज होता है। एक साथ मतलब उसको भी 8-10 चरणों में बनाया जाता है। आज करीब 20 लोकसभा सीटों का इलेक्शन हो रहा है तो कल जो है मतलब 4 दिन बाद किसी दूसरे हो रहा है, इस तरह से। लेकिन एक ही समय में, ये नहीं कि एक साल 10 सीट का हुआ तो फिर अगली साल 10, ऐसा नहीं होता है। फिर वोटिंग एक साथ शुरू होती है और वोटिंग होने के बाद जो मेजॉरिटी होती है फिर उनका लीडर चुना जाता है और वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव बोलते हैं इसको। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी काज्ड बाय डेथ और। कभी कभी आप देखते होंगे बाई इलेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं उपचुनाव। जब एक ही इलेक्शन एक ही विधानसभा या लोकसभा में होता है, जब उसके सीट खाली हो जाती है या तो कैंडिडेट की डेथ हो चुकी होती है या जो है वो अपना पद से इस्तीफा दे दिया होता है। चूंकि विद इन 6 मंथ के अंदर में चुनाव होना मस्ट होता है। दिस दिस द कस्टमर्स इफ द डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप सिमिलरली। कह रहा है, देखिए ये पॉइंट दूसरे पार्ट का था। कह रहा कि अगर कस्टमर जैसे आपको दुकान पे गए और कोई सामान नहीं मिला तो आपको दूसरे दुकान पे जाना होता है। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम द अगलीनेस। डिवीजन मतलब एक तरह से बांटने वाला काम और कुछ अगलीनेस मतलब बुरे अलग अलग गलत तरीकों से। बट इन फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपुल। तो तरह तरह के हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट यही होता है कि वो देश की जनता की सेवा के लिए ही होते हैं, उनके कार्यों के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे था आपका आगे कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू रीड अबाउट द पीपुल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। हमने पढ़ा किसके बारे में? हरियाणा के लोगों के बारे में। कितने लोग? करीब 90 MLAs जो हैं वहाँ पे है। बताया भी था हमने आपको ये चीज़ें। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द। अब ये एग्जाम्पल दिया हमने तो आपको अपनी स्टेट का एग्जाम्पल दिया। 2014 के इलेक्शन, 2017 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन जो यूनियन सेंट्रल लेवल पर हुआ था, और आपका बाई इलेक्शंस जो मतलब जो लोकल इलेक्शन हुए अभी जल्दी में, प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत का। आप इनको देखिए, आप इनको देख रहे हैं बराबर, अच्छे समझ में वो चीज़ें आ रही हैं आपको। तो कह रहा है यू रीड अबाउट द। तो क्या वहाँ सभी पब्लिक, आप अपने गांव में देखें, क्या सभी लोग वोट देते हैं? नो। आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज अबव 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल के जो ऊपर हैं जिनका
इलेक्शन रजिस्टर में नाम दर्ज है, वोटिंग लिस्ट में है, उनका आईडी पहचान बना हुआ है, वही वोट दे सकते हैं। तो इन केस आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और अलग अलग सबका एरिया बनाया गया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, चाहे वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, एक एक बीडीसी का क्षेत्र होता है, जिला पंचायत क्षेत्र होता है, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। वो उसी एरिया में अपना प्रचार प्रसार करता है और जीत कर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप ऐसे समझिए, कोई जरूरी नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन की बात की जाए। ये इलेक्शन के बारे में आपको समझाया जा रहा है कैसे इंडिया में इलेक्शन होता है, और इंडिया का इलेक्शन क्या डेमोक्रेटिक है कि नहीं। तो डिफरेंट एग्जाम्पल, तो आप अपने लोकल एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। और एक एक लाइन नहीं है तो बेटा समरी, हम तो एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए ठीक है। फिर अब ये लाइन छूट गई, वो लाइन छूट गई, छूटी कोई नहीं है, सब चीजों को समझाया गया है। कल ही सारी चीज को बता दिए जो आज हम बता रहे हैं, ये तो डेली बोल रहे हैं। मैं कल भी आपको एक्सप्लेन किया था चुनाव इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, आप अपने आसपास देख रहे हो। ये तो प्रैक्टिकली एक तरह से है आपका कि और अच्छे समझ में आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम अनजान है, हम देख नहीं रहे हैं। 5 साल बाद आप लोग भी लगभग वोट देने लायक हो जाओगे, जब 9 5 14, मतलब 5 साल नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 12 क्रॉस करते करते आपका एक वोटिंग एज हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, जिनका मतलब डेट ऑफ बर्थ भाई 18 हो जाएगा तो हो जाएगा। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, दीज एरियाज आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अंडरलाइन आप करते रहिएगा। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया एलेक्ट वन रिपर। अब एक एरिया का वोटर किसी दूसरे एरिया में जाके वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं मिलेगा और फर्जी वो पकड़ा जाएगा। तो यही है। चलिए हम लोग आगे अगला पेज देखते हैं। वो नहीं बात है बेटा, फर्जी वोट पड़ता है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिया में उसका वोट है ना। जिस व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए आपका भाई दिल्ली में है और आप अपने भाई की जगह पे वोट डालने गए, तो उस भाई का वोट होगा तभी तो डाल पाओगे। पता चला उसका नाम ही नहीं मुझे मिल रहा है, तो आप कैसे डाल पाओगे बेटा। तो इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये पेज मैं कल खींचा क्यों था, अगर ये पढ़ाया नहीं गया तो। मैं इसीलिए परेशान हूँ। कल का ये पेज है, मंगलवार का ये पेज है। हाँ, चलिए यही है ना, उसके बाद वाला जल्दी देख लीजिए। ओके, तो सुन लीजिए, ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए। हाँ, यही है ना उसके आगे। ओके देखिए, फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। 543 लोकसभा क्षेत्र है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। वन ऑफ द फीचर्स of a democratic election is that every vote should have equal। क्या है ये सब पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, एक व्यक्ति का एक वोट होता है, वन पर्सन वन वोट। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी should have a roughly equal population living within it। तो लगभग जो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं, लगभग सबका साइज आकार पॉपुलेशन के अनुसार सेम होता है, जिससे कहीं कम ज़्यादा ना हो। Similarly, each state divided into specific number assembly constituencies. In this case, the elected representative is called member of legislative MLA, assembly or MLA। Each parliamentary
देखिए यहाँ पे गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाया गया, ये कर्नाटका का है आपका। कौन कौन इसमें आ रहे हैं क्षेत्र, रेड कलर में है ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ब्लैक कलर में बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, विधानसभा क्षेत्र के बाउंड्रीज हैं, और ग्रीन कलर में एरिया विद इन डिस्ट्रिक्ट बट आउटसाइड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिले से लगे हुए क्षेत्र हैं लेकिन वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और अगला येलो कलर में है गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पीला दिखाया गया है। ऐसे आप अपने अंबेडकर नगर का आप देख सकते हो, अंबेडकर नगर की सीमा किस किस जिले से लगती है, अयोध्या से लगती है, और उधर सरयू उस पार बस्ती है, सरयू उस पार उधर खलीलाबाद है, इधर आजमगढ़ है, इधर सुल्तानपुर है, इधर जौनपुर है, इतने जिलों से सीमा लगती है। अब इसमें मैं बता दूं आपका लोक विधानसभा क्षेत्र कौन कौन आ रहा है, जो येलो कलर से आप कर सकते हो, अंबेडकर नगर का मैप आप बना सकते हो पॉलिटिकल मैप से देख करके, जिसमें आपका कटेहरी विधानसभा मतलब कटेहरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, अकबरपुर असेंबली जलालपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, टांडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और आलापुर जहांगीरगंज जिसको कहते हो, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन हमने बताया था कि जहांगीरगंज विधानसभा ये आएगा खलीलाबाद लोकसभा में, और अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट ये आती है अंबेडकर नगर लोकसभा में। तो वोटिंग होगी लेकिन उसकी गिनती अंबेडकर नगर वाले कैंडिडेट के साथ होगी, और जहांगीरगंज वाली जो वोटिंग होगी वह खलीलाबाद वाले लोकसभा में होगी। विधानसभा तो जब होगी तो अंबेडकर नगर में ही रहेगी, लेकिन लोकसभा उसकी इसमें इसकी उसमें एक्सचेंज ऐसे ऐसे बनाई जाती हैं। अब यहाँ कह रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज विद इन द सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पार्लियामेंट एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, और ऐसे ही सब सिद्धांत जो है पंचायत और नगर पालिका दोनों में अपनाई लगाई जाती है, फॉलो होते हैं। ईच विलेज आर टाउन डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, गांव में देखिए जो पंच होते हैं वो भी वार्ड बटे होते हैं, और शहरों में जो सभासद होते हैं या पार्षद बोलते हैं महानगर पालिका में, और छोटे में चेयरमैन, और वहाँ वो मेयर कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ईच वार्ड इलेक्टेड वन मेंबर, विलेज आर द अर्बन लोकल बॉडी, समटाइम्स these constituencies are counted as seat for each constituency represents one seat in the assembly. When we say the Lok Sabha दल 160 सीट, लोक दल की बात किया था 60 सीट पाई थी, अकेले बहुमत था, मीन्स क्या है 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज सीट उसको मिला था। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये कर्नाटक में गुलबर्ग जिला है जो छोटे से मैप के द्वारा दिखाया गया, और यहाँ इसका बड़ा मैप है। अगला पेज आपको अब आ जाइए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में, यही है ना। अब रिजर्व देखिए, रिजर्व मतलब क्या है, कुछ सीटें जो हैं SC ST और बैकवर्ड के लिए रिजर्व रखी गई हैं, महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जब आरक्षण हमारा लागू हुआ उसके आधार पर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटिल्ट एवरी सिटीजन्स टू elect her his representative and to be elected as a representative, प्रतिनिधि के रूप में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माताओं ने, हाउएवर वर वरीड मतलब उनको चिंता थी, दैट इन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, जैसे कि जान ही रहे खुला चुनावी कंपटीशन होता है, आम चुनाव होते हैं, इसमें जनता, तो इफ दैट हैपन, हाँ, दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, मतलब कि जो प्रभावी हैं और जो संस्कृत हैं, हाँ, अरे भैया ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब होता है कि ओपन का मतलब खुला, मतलब जैसे इलेक्शन होता है तो क्या होता है,
ये ओपन होता है ना, कोई बंद तो होता नहीं है कि मतलब छुप करके चुनाव हो गया और कौन जीत गया किसी को पता नहीं चल रहा, कौन खड़ा हुआ। ये तो सब कुछ सार्वजनिक होता है कि नहीं होता है। तो वही है, इसीलिए जनरल इलेक्शन बोला गया, आम चुनाव। इसमें पहले से ही कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट फिक्स होते हैं कौन किसको होना है, फिर जाके नॉमिनेशन होता है, फिर लोग चुनाव प्रचार करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पावरफुल हैं, जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास पैसा है, बल है, धन है, लोग हैं उनके साथ, तो वो प्रभावी होते हैं। मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, तो ऐसे लोगों को जीतने से वो रोक सकते हैं जो अप्रभावी लोग हैं। इफ दैट हैपन, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव ऑफ द वॉइस ऑफ, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पार्लियामेंट या असेंबली में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, अप्रेसिव लोग हैं, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, नहीं उठ पाएगी। ये संविधान निर्माताओं का मानना था, सोच था। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरह से लोकतंत्र जो है एक लेस रिप्रेजेंटेटिव रह जाएगा, लेस डेमोक्रेटिव हो जाएगा। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट एज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, उन लोगों ने एक स्पेशल सिस्टम सोचा था, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व रखा, सुरक्षित सीट उनके लिए, क्योंकि उस वर्ग में केवल वही लोग लड़ पाएंगे। मतलब 80 अगर सुरक्षित है, एसटी एससी के लिए है, तो केवल एससी के ही वर्ग वो लड़ पाएंगे। बैकवर्ड है तो केवल बैकवर्ड ही लड़ पाएंगे। महिला है तो केवल महिला ही लड़ पाएंगे। जनरल है तो सब लड़ सकते हैं। वीकर सेक्शन, some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribes ST. In SC reserved constituencies, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. कह रहा है जो एससी के हैं उसमें केवल एससी के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब कैन contest an election from a constituency reserved for ST, और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो आदिवासी जनजाति लोग हैं, ऐसे लोग केवल एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है उनके। तो लोकसभा में कहते हैं currently 84 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 40 शेड्यूल ट्राइब्स। 543 में 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है पूरे देश में, और 47 जो है एसटी के लिए। एज ऑन 1 सितंबर 2012 की गणना के अनुसार है ये। This number is in proportion to their share in the total population, किस आधार पर ये उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ये रिजर्व किया गया है। ST do not take away the legitimate share of any other social group. देखिए, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। क्या कहा गया है, इस सिस्टम को और बढ़ाया गया है लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसमें यस बैकवर्ड भी सीट रिजर्व की गई है, और महिलाओं के लिए 1/3 पूरा पूरा सीट, मतलब 1/3 सीट रिजर्व किया गया है। और अर्बन म्यूनसिपैलिटीज और कारपोरेशन इलेक्शन में इस बार देखे होंगे बहुत से महिला सीट, मतलब बैकवर्ड एससी जनरल। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए, और जबकि महिलाओं के लिए भी 1/3 है। वोटर लिस्ट कैसे बनती है, ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है। वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड, जब एक बार क्षेत्र लोकसभा, विधानसभा या लोकल इलेक्शन के क्षेत्र डिसाइड हो जाते हैं, तब उस क्षेत्र में रहने वाले और एडल्ट जो 18 ईयर से अबव होते हैं उनकी वोटर लिस्ट बनती है। to decide who can and who cannot give an vote. हेलो, अब यही है, आवाज आना शुरू हो गया तुम्हारी तरफ से। The list that those who are eligible to vote is prepared much before.
जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं उनको चुनाव के लगभग 2-4 महीना पहले ही ये सब तैयारी साल भर से शुरू हो जाती है। गांव में बीएलओ होते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टीचर या पंचायत जो पंचायत मित्र होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है जा करके घर घर पता करें और उनका नाम नोट करें और वोटर लिस्ट में डलवाएं। फिर वोटर लिस्ट छपती है, एक बार नकली छपती है, फिर एक बार असली। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। और इसी को ऑफिशियली जो रोल होता है, जैसे आप रजिस्टर होता है, अटेंडेंस होता है, ऐसे रोल होता है और वो वोटर लिस्ट कहलाती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये सबसे पहला एक कदम है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक को बराबर मौका मिलना चाहिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, हम लोगों ने पढ़ा है उसमें। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसकी वही वैल्यू होती है, सबकी बराबर है। एक वोट से व्यक्ति हारता है, एक वोट से व्यक्ति जीतता है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। बिना एक अच्छे कारण के आप वोटिंग का डिनाई नहीं कर सकते। तमाम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। अब तो एक नोटा चल गया है, नोटा दबाइए, मतलब हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। anyway, नोटा दबा दोगे तो कौन जीतेगा? जो जिसको तब भी ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। हम कहते हैं सब लोग नोटा दबा दो और किसी कैंडिडेट को एक वोट मिल गया तो भी तो जीत गया। लेकिन तब ये माना जाएगा लेकिन तब ये माना जाएगा कि जनता वहाँ वोटिंग नहीं चाहती, वो बहिष्कार कर रही है, तो वहाँ कुछ सोचा। अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। जब स्थिति ऐसी होगी, तो लोग सोचेंगे, तो दोबारा इलेक्शन होने का चांसेस बन जाएंगे और क्या होगा। अब दोबारा कौन खड़ा हो? अब ईवीएम सिस्टम मशीन है, अब उसके अंदर हम थोड़ो जानते बेटा। उसमें सिस्टम ऐसा। अब उसमें देखिए ईवीएम सिस्टम में जितने कैंडिडेट होते हैं उतने बटन होते हैं और उसके सामने उनका सिंबल लगा होता है, उनका नाम लिखा होता है। अब आपको दबाना होता है, एक क्रम से होता है अल्फाबेटिकल, सबसे ऊपर मान लीजिए कौन सिंबल है, फिर दूसरा। अब आपको जिसको वोट देना है तो पहले एक जो कर्मचारी होता है उसके पास एक छोटी मशीन होती है। जब आप जाओगे तो पहले वो दबाएगा बटन, एक बीप आएगी, एक आवाज़ आएगी, साउंड। तब आप अपना वहाँ दबाइए, समझे? तो वहाँ भी होगा, एक साउंड आएगी। तो आपने वोटिंग दे दिया, मान लीजिए उसको उसको वोट पड़ गया, ठप्पा लग गया। ऐसे सब लोग अपना अपना देते हैं, बाद में उसी अनुसार काउंटिंग होता है, जिसको ज़्यादा मिलता है। ऐसे है सिस्टम, कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटराइज सिस्टम है और क्या। तो कह रहा है एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड एट ऑल, सम सेम ऑल काइंड। अब चाहे वो शिक्षित हो, गरीब हो, अमीर हो, सब कुछ निरक्षर हो, सब बराबर है, वोट सब वोट बराबर है। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग विद देयर ओन नीड एंड व्यूज। हम अपनी ज़रूरतों, हम मानव हैं, अपनी ज़रूरतों, अपनी दृष्टिकोण के अनुसार हम अपना चुनते हैं कैंडिडेट, समझे? इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन्स एज 18 years above कैन वोट इन एन इलेक्शन। Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste। चाहे वो जात का हो, चाहे जिस अपने उसका वोट है, किसी को भी दे सकता है, किसी को चुन सकता है, चाहे रिलीजन या जेंडर। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड। तो आज फिलहाल इतने ही पेज तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अच्छे